सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, अपनों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, जिसका नाम था चैप्टर का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर का अपनों ने एक लेक्चर देख लिया था जिसमें चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किया था। यानी कि आपको पहले लेक्चर को देखकर इतना समझ में आ जाना चाहिए कि एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड वाला हो सकता है और एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड वाला भी हो सकता है। ये दो क्रोमेटिड एस फेज में आकर बनती है और जीवन में क्रोमेटिड का नंबर जितना पेरेंट सेल में है उतना ही रहता है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए कि किसी भी फेज में क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। जितना क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में है उतना ही क्रोमोसोम का नंबर लास्ट तक रहेगा। यानी कि जीवन में भी उतना रहेगा, G2 में भी उतना रहेगा, एस फेज में भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अब अपने पास 3 क्वेश्चन हैं, वो करके देखते हैं कि आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि यदि पेरेंट सेल के पास 20 क्रोमोसोम है, पेरेंट सेल के पास कितने हैं, 20 क्रोमोसोम हैं, तो G1, S, G2 और M फेज में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा। अभी मैंने एक बात बताया कि क्रोमोसोम का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब जीवन में कितना होगा, 20 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, एस में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, अब देखो एस में क्रोमोसोम का नंबर तो 20 होगा, परंतु क्रोमेटिड का नंबर दुगना हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर दुगना नहीं होता है। G2 में भी कितना होगा, 20 होगा और M फेज में भी कितना होगा, 20 होगा। यानी कि क्रोमोसोम का नंबर किसी भी फेज में चेंज नहीं होता है। यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, यदि डिप्लॉयड सेल के पास 2C DNA है तो जीवन में कितना होगा। एक डिप्लॉयड सेल है अपने पास जिसमें 2C DNA की मात्रा है, तो जीवन में भी कितनी रहेगी, 2C ही रहेगी। एस में कितनी हो जाएगी बच्चों, दुगनी हो जाएगी। एस में कितनी होगी, दुगनी होगी। और G2 में फिर कितना होगा, दुगनी ही रहेगी। और M फेज में क्या होगा बच्चों कि अपने पास अब DNA की मात्रा सोचो क्या रहेगी। मैंने आपको बताया है कि क्रोमोसोम का नंबर अपने पास जितना पेरेंट्स में है उतना ही क्या रहेगा, डॉटर में रहेगा। क्रोमोसोम का नंबर देखो अपने पास सेम रहता है। अब DNA भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब क्यों रहेगा, इस बात को थोड़ा सा नोट करना भी। देखो बच्चों, यहाँ से क्रोमेटिड का नंबर दुगना हो गया है, इसलिए DNA भी दुगना हो जाता है। एस फेज में सबको पता है कि DNA रिप्लिकेशन हो जाता है तो दुगना हो जाता है। तो M फेज में भी क्या रहेगा बच्चों, दुगना ही रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। ये जब मैं M फेज पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से और समझ आएगा कि DNA का मात्रा भी सेम ही रहती है। जितना S फेज में है उतना ही M फेज में रहेगा। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिएगा अपने पास एक नया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि जीवन फेज में 10 क्रोमोसोम है, एक कोई सेल है उसके जीवन फेज में उसके पास 10 क्रोमोसोम है, तो जीवन में ही क्रोमेटिड की संख्या क्या होगी। जीवन में क्रोमेटिड की संख्या क्या होगी बच्चों बताओ, वो रहेगी अपने पास 10। क्या रहेगी, 10 रहेगी। अगर यहीं पर पूछ लेते कि बताओ बच्चों एस फेज में क्या रहेगी क्रोमेटिड की संख्या, तो मैं कहूँगा एस फेज में दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, दुगनी हो जाएगी। और DNA भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, फिर तो वही बात आगे चलने वाली है प्रोफेज तक। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, उन्हीं के बेस पर अपने पास ये बातें लागू होती है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ सेल साइकिल के प्रवस्थाओं की। सेल साइकिल की प्रवस्था, कितनी प्रवस्थाएं आती है उनकी बात कर रहे हैं, फेज ऑफ सेल साइकिल। तो देखिएगा बच्चों, सेल साइकिल की प्रवस्थाओं की बात करते हैं तो इसमें 2 फेज होती है। कितनी फेज होती है, 2 फेज होती है। एक को तो मैं कहता हूँ अंतरावस्था, अंतरावस्था। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है इंटरफेज, इंटरफेज। और भी इसे कहते हैं, वो कहते हैं विश्राम अवस्था, बोले तो रेस्टिंग फेज, विश्राम अवस्था।
ठीक है। और एक नाम और है इसका, वो कहते हैं इंटरमाइटोसिस। इंटरमाइटोसिस यानी कि दो माइटोसिस के बीच की घटना या प्रवस्था, दो माइटोसिस के बीच की प्रवस्था क्या कहलाएगी बच्चों? इंटरमाइटोसिस कहलाती है, ठीक है। तो पहली फेज तो अपने पास ये होगी। दूसरी फेज को कहते हैं एम फेज। यहाँ पर एम का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पर एम का मतलब है माइटोसिस यानी कि समसूत्री, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों? सेल डिवीजन होता है, यानी कि एक सेल से कितनी बन जाएगी? 2 सेल बनना ही तो एम फेज कहलाती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंटरफेज है ये लॉन्ग होती है और एम फेज क्या होती है? शॉर्ट होती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया था, परसेंटेज की बात की थी कि अंतरावस्था 95% की होती है और माइटोसिस 5% की होती है। अब देखो बच्चों, एक बात और है, अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये जो ड्यूरेशन की बात करते हैं, क्या सभी फेज में ड्यूरेशन सेम रहती है क्या? तो मैंने कहा ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल यानी कि जो सेल साइकिल है उसकी अवधि की बात करते हैं, क्या ये सेम रहती है क्या? नहीं। मैंने कहा ये ह्यूमन सेल में अलग है। एनसीईआरटी ने अपने को या तो एग्जाम्पल दिया है ह्यूमन सेल का, ठीक है, या फिर दिया है यीस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि यीस्ट क्या होता है, आप खुद पता करें। यीस्ट बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है या कुछ और है, ठीक है। तो देखिएगा ह्यूमन में जो सेल साइकिल है वो 24 घंटे का है। कितने घंटे का है बच्चों? 24 घंटे का है। जबकि ईस्ट में ये 90 मिनट का होता है, यानी कि 1.5 घंटे का सेल साइकिल होता है। यानी कि इन दो सेल को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो सेल साइकिल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका या फिर एक जीव से दूसरे जीव में बदलता रहता है। तो मैं यहाँ पर एक नोट लगा के और लिख देता हूँ कि सेल साइकिल की अवधि एक कोशिका से, एक सेल से दूसरी सेल से बदलता रहता है या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में बदलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, एक तो अपने पास ह्यूमन सेल है, एक अपने पास ईस्ट सेल है। इन दोनों में सेल साइकिल की अवधि क्या है बच्चों? अलग अलग है। ह्यूमन में तो 24 घंटे की है और ईस्ट में 90 मिनट की है। अब देखो ये 24 घंटे हैं, अब इनका 24 घंटे में से 23 घंटे तो इंटरफेज में चले जाते हैं, बाकी बचा 1 घंटा वो एम फेज में जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि एम फेज एक शॉर्ट ड्यूरेशन है, जबकि इंटरफेज एक लॉन्ग फेज है जो कि 95% से अधिक टाइम को घेरती है और माइटोसिस 5% से कम टाइम को घेरती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। अब देखो आगे एक नया टॉपिक, अब बात करेंगे डिटेल में इन दोनों की ही। इंटरफेज बोले तो विश्राम अवस्था, अंतरावस्था, है ना, या फिर मैं कहूँ दो क्रमिक एम फेज की बीच की प्रवस्था इंटरफेज कहलाती है, ठीक है। अब देखो इंटरफेज आगे 3 भागों में डिवाइडेड है। यह 3 प्रवस्थाओं में विभाजित है, प्रवस्थाओं में विभाजित की गई है, ठीक है, विभाजित है। अब कौन कौन सी है ध्यान से देखिएगा बच्चों, 3। अब आपको इनका सीक्वेंस पता रहना चाहिए। एक तो मैंने कहा जीवन, दूसरी मैंने कहा एस फेज और तीसरा मैंने कहा G2 फेज। इनकी ड्यूरेशन है बच्चों लगभग 10 घंटे की होती है जीवन, और एस फेज होती है लगभग मैं कह सकता हूँ 6 से 8 घंटे, 6 घंटे लिख लो, 6 से 8 होता है, ठीक है। और ये हो गई अपने पास 3 से 4 घंटे की होती है, ठीक है। इनका टाइम बदलता रहता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल। जैसे जीवन में बोल सकता हूँ कि 10 से 12 घंटे की होती है, एस फेज 6 से 8 घंटे की होती है, G2 3 से 4 घंटे की होती है। आपको फिक्स टाइम तो कोई नहीं पूछेगा, परंतु इनका
मतलब सीक्वेंस पूछा जा सकता है, यानी कि आपका इनका सीक्वेंस बताइए। तो सीक्वेंस क्या होगा, इनका क्रम पूछा जाए तो G1 है, G1 के बाद कौन आई, S आई है, और S के बाद कौन आया है, G2 आया है। और ये टाइम का भी क्रम यही है, क्योंकि G1 सबसे बड़ी है और G2 सबसे छोटी है। ये भी ध्यान रखना है बच्चों, है ना। आपने एक और सुना होगा G नोट, और G नोट को इंटरफेज का पार्ट नहीं मानते हैं, वो बात मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, मेरे पास एक सेल साइकिल है, ध्यान से समझिएगा, इसी चार्ट में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये अपने पास एक सेल है, और ठीक है, अब देखो ये सेल, एक ये सेल साइकिल है, ठीक है। अब देखो ये अपने पास क्या, 1 घंटे की M फेज, उसके बाद मैंने कहा ये हो जाएगा G1 फेज, ये S फेज, ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा S फेज, और ये G2 हो जाएगा। ये मैंने कहा कि ये हो गया M फेज, और M फेज में क्या होता है बच्चों, सेल डिवीजन करती है, डिवीजन होता है किसका, सेल का, तो सेल डिवीजन होता है। ये मैंने कहा G1 फेज, जो कितने घंटे की है बच्चों, 10 घंटे की है, क्लियर है। ये मैंने कहा S फेज, ये मैंने कहा G2 फेज, ये कितने घंटे की होती है, लगभग 6 घंटे की, मान लो 4 से 6 घंटे या 6 से 8, फिक्स नहीं है, घंटे की हो जाएगी। ये 3 से 4 घंटे की है, क्लियर है। अब देखो इनके फीचर की बात करते हैं। ये M फेज होगी, यहाँ पे मैंने लिखा M फेज। अब देखो मैंने कहा कि ये जो G1 फेज है, G1 फेज, G1 ध्यान से देखें बच्चों, ये M और S के बीच की प्रवस्था है ना। तो मैंने कहा यह कौन, G1, यह है M फेज और S फेज के बीच की प्रवस्था है। ये बात समझ आई होगी आपकी। डायग्राम को ध्यान से देखो, डायग्राम को देख के लिख रहा हूं मैं, यह M फेज और S फेज के बीच की घटना है या प्रवस्था है, बिल्कुल M और S के बीच की घटना है। दूसरी बात देखें, ये M फेज यानी कि माइटोसिस फेज के बाद आ रही है, तो इसे पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये M के बाद आई उसे पोस्ट लगा के बोलते हैं। अब ये S फेज है, S फेज को सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें DNA का रिप्लिकेशन होता है, DNA बनता है, ऐसे बोलूँ तो भी सही है। तो S को बोला मैंने सिंथेटिक फेज, तो ये सिंथेटिक से पहले हो रहा है, तो मैंने कहा परी सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्लियर है। अब देखो आगे भी कहते हैं, ये 2 बात में। इस डायग्राम को देखो, M फेज के बाद तो पोस्ट माइटोटिक फेज, S से पहले परी सिंथेटिक फेज, M और S के बीच की घटना है, तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, M और S के बीच की घटना है, तो उसे G1 फेज कहते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, मैंने कहा इसमें मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स सिंथेसिस होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसलिए मैंने कहा कि इसमें मैक्सिमम सेल ग्रोथ होती है, सेल ग्रोथ भी होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है। सेल ग्रोथ तीनों में होती रहती है, परंतु मैक्सिमम की जब बात आए तो वो G1 फेज है, ठीक है। और क्या होता है कि देखो अब S फेज में जो कुछ भी चाहिए, यानी कि S फेज में अपने को DNA का रिप्लिकेशन करना है। अब रिप्लिकेशन करने के लिए जो भी एंजाइम, एनर्जी, कुछ भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मतलब कि G1 में बन जाएगी। अगर G2 फेज में कुछ बन रहा है, उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो कहाँ पर बनेगी, S में बनेगी। यानी कि S फेज में होता है DNA का रिप्लिकेशन, वो रिप्लिकेशन के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो कहाँ पर बन जाएंगे, G1 में बनेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अपने पास G1 में क्या होगा, G1 में अपने पास क्या होगा बच्चों, अपने पास G1 में क्या होगा, यहाँ पे देखें वापिस से। अब देखो G1 में क्या होगा कि
न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होगा, यानी कि डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ पर बन जाएगी अपने पास, यहाँ पर जीटीपी और सीटीपी भी बोल सकता हूँ। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस अकर इन द G1 फेज, क्योंकि एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन करेंगे और उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी एक स्टेप पहले बन जाती है, यानी कि G1 में बन जाएगी। अब देखो एस फेज की बात करते हैं। एस फेज को मैं सिंथेटिक फेज भी कहता हूँ, इसे सिंथेटिक संश्लेषी प्रवस्था सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। अब देखो यह किसके बीच का गैप है, यह G1 और G2 के बीच का गैप है, G1 एंड G2 के बीच की प्रवस्था है, के बीच की प्रवस्था है। क्लियर बात है, G1 और G2 के बीच की प्रवस्था है, आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे देखिएगा। और इसमें होता क्या है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए और रिप्लिकेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। और क्या हो रहा है, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल दुगना हो जाएगा। सेंट्रियोल अगर पहले 5 है तो बाद में 10 हो जाए, कहने का मतलब सेंट्रियोल की संख्या नंबर दुगना हो जाएगा, 2 गुना, है ना, दुगना हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में, नॉट साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, केवल और केवल सेंट्रियोल एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ना कि प्लांट सेल के। अब बात करते हैं G2 फेज के बारे में। अब G2 किसके बीच की फेज है, तो मैंने कहा G2 है ये है M एंड S फेज के बीच की प्रवस्था है, के बीच की प्रवस्था है। क्लियर बात है, ये तो दिख रहा है, देखो M ये रहा और S ये रहा, इन दोनों के बीच की प्रवस्था है। और इसमें क्या होता है, अब देखो S के बाद है, तो मैंने कहा ये क्या है बच्चों, पोस्ट, ये क्या हो जाएगी, पोस्ट। अब देखो मैंने कैसे लिखा है, पोस्ट, समझ में आया पोस्ट कैसे लिख रहा हूँ अपने पास, क्योंकि ये S के बाद आई है, तो बाद आता है, उसके लिए क्या यूज करते हो, पोस्ट सिंथेटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज कहते हैं। और M के पहले है, तो मैंने कहा प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज। क्लियर है, प्री सिंथेटिक फेज यहाँ बनता है। और यहाँ पे क्या होता है, मैं कहूँगा कि यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये प्रोटीन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही आगे चलकर तरकु तंतु स्पिंडल फाइबर का निर्माण करेगी, फाइबर का निर्माण करेगी, इसलिए ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये तीनों की तीनों फेज है जिनका आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसमें आप लिख सकते हो कि स्टोन प्रोटीन यहाँ पर बनती है, स्टोन प्रोटीन अपने पास कहाँ पर बनती है बच्चों, एस फेज में बनती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण G2 में किया है, क्योंकि एम फेज में स्पिंडल फाइबर बनाने हैं, तो बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो एक स्टेप पहले बनेगी, बोले तो G2 में बन जाएगी। ये 2-3 बातें ध्यान रखना है G2 के बारे में। क्लियर है बच्चों, ठीक है, स्टोन प्रोटीन अपने पास एस फेज में बनती है। अब सुनिएगा एक इम्पोर्टेंट G0 फेज, क्या बोलते हो, G0 फेज, या फिर इसे बोलते हो क्यूशंट फेज, या फिर मैं कहूँ शांत प्रवस्था, इसे शांत प्रवस्था भी कहते हैं। अब देखो ये क्या है, पहली लाइन में मैं लिख देता हूँ एक बात जो क्लियर करेगी अपने को कि यह प्रवस्था सेल साइकिल
या कहूँ मैं इंटरफेस का भाग नहीं है। ठीक है, ये इंटरफेस या फिर सेल का पार्ट है ही नहीं। सेल इसमें क्या कर जाती है, सेल साइकिल से एग्जिट हो जाती है। अब देखो जीनोट फेज में कोई सेल है, ये सेल है, ये सेल क्या होती है, उपापचय रूप से सक्रिय है, उपापचयी मेटाबॉलिक रूप से क्या है, एक्टिव है, परंतु इसमें डिवाइड नहीं करती है, नो डिवाइड, यानी कि उपापचयी है, उपापचयी रूप से सक्रिय है, परंतु वो सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करती है। इसीलिए तो कहा मैंने सेल इसमें शांत रहती है, तो इस फेज का नाम क्या हो जाएगा, शांत प्रवस्था हो जाएगा। क्लियर बात है। अब देखो सेल साइकिल चलता कैसे है, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। मैंने कहा ये अपने पास जीवन है, जीवन के बाद कौन सी फेज आएगी, एस फेज आएगी, एस के बाद कौन सी आएगी, G2 फेज आएगी, और G2 के बाद घूमेगा तो मैंने कहा एम फेज, और एम फेज से वापिस G1 फेज आएगी। कोई सेल है, अब यहाँ से क्या होगा कि एक सेल आ रही थी, अब यहाँ से एम फेज में क्या हो जाएगी बच्चों, एक से दो सेल बन जाएगी। अब एक सेल ने बोल दिया, मान लो कि मैं आगे डिवाइड नहीं होना चाहती हूँ, वो जीवन में आएगी, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आ गई है। एक सेल ने बोला कि मैं आगे डिवाइड नहीं होना चाहती हूँ, चलो एक तो आगे चली गई और एक आगे नहीं गई, मान लीजिए ये वाली सेल यहाँ पर रुक गई है, ठीक है, ये वाली नहीं गई है, तो ये सेल साइकिल को छोड़ देगी, सेल साइकिल को छोड़ देगी और एक इनएक्टिव फेज में चली जाएगी, जिसे मैं कहूँगा जीवन में, सॉरी जी नोट में। अब जी नोट में आ गई ये सेल, अब कल को कोई ज़रूरत पड़ी है तो यही सेल बाद में कहाँ जाएगी, जीवन में आएगी और रन कर देगी सेल साइकिल को। ऐसे होता है। मान लीजिए कोई सेल है, उसने बोला कि नहीं मैं आगे डिवाइड नहीं होना चाहते, तो वो कहाँ पर चली जाएगी बच्चों, जीवन में। देखो सॉरी जी नोट में चली जाएगी, कहाँ से, जीवन से। देखो सेल G1 से ही बाहर जा रही है और G1 में ही आ रही है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, कहीं एस मत कर देना, G2 मत कर देना। सेल साइकिल को जीवन प्रवस्था में छोड़ती है और इसी में ही इंटर करती है। क्लियर है बच्चों, ध्यान रखोगे। अब मैं यही लाइन लिख देता हूँ कि कोई भी सेल जो आगे डिवाइड नहीं होना चाहती है, जो आगे विभाजित नहीं होना चाहती है, वो सेल साइकिल को छोड़कर एक इनएक्टिव फेज में चली जाती है, जिसे जी नोट फेज या फिर शांत प्रवस्था कहते हैं। क्लियर बात है। अब देखो एक लाइन, एनिमल सेल की कुछ कोशिकाएं, है ना, कोई एनिमल है जो अडल्ट है, अडल्ट का मतलब होता है बूढ़ा, अडल्ट एनिमल्स की कुछ सेल्स जो कि सेल डिवीजन को प्रदर्शित नहीं करती है, वो सेल परमानेंट को क्या बोलते हो, परमानेंट स्थायी रूप से, सेल स्थायी रूप से जी नोट फेज में चली जाती है। समझ गए क्या, चली जाती है। अब ऐसी कौन सी सेल है जो आगे कभी डिवाइड होती ही नहीं है, वो चली जाती है परमानेंटली जी नोट फेज में। नाम सुना होगा आपने, नर्व सेल, साथ ही साथ एक नाम और सुना होगा, हार्ट सेल, जो आगे डिवाइड नहीं होती है। इट मीन्स ये सेल कहाँ पर चली गई है बच्चों, जी नोट फेज में चली गई है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सुनिएगा एक कॉन्सेप्ट और। अब बात चल रही है माइटोसिस, बोले तो समसूत्री विभाजन की।
देखो यहाँ पर अपने पास दो केस हैं, एक तो है एनिमल सेल का और दूसरा है प्लांट सेल का। कि एनिमल सेल की जो डिप्लॉइड सेल है यानी कि द्विगुणित सेल है, डिप्लॉइड का मतलब समझते हो, जो 2n है ना, डिप्लॉइड सेल में, एनिमल सेल की डिप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड सेल केवल लिखो यहाँ पर, केवल डिप्लॉइड सेल में समसूत्री, बोले तो माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होता है। मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि एनिमल सेल जैसे अपने डिप्लॉइड हैं, अपने डिप्लॉइड में ही क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, हेप्लॉइड सेल में नहीं होगा। इसका भी एक अपवाद है, वो अपवाद है ड्रोन। और ड्रोन क्या होता है बच्चों, नर मधुमक्खी, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। बाकी एनिमल्स की कोई भी सेल देख लो, अगर वो डिप्लॉइड है तभी उसमें समसूत्री विभाजन होगा, वरना उसमें नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो एक प्लांट सेल की दोनों बोलो तो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मात्र इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान से समझें कि एनिमल सेल है और अपने पास एक प्लांट सेल है। ठीक है बच्चों, तो बाकी बातें अगली क्लास में।